गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पढ़ते हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, है ना। 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल का वीडियो देख लिया होगा, वो देखा तभी ये चीज़ कुछ समझ में आएंगे आपकी। ठीक है, पहले एक डायग्राम बनेगा, उसकी मैंने थ्योरी लिख दी पहले। ठीक है, डायग्राम बाद में बनाएंगे, एक बार इसको पढ़ लो। माना दो कला संबंध प्रकाश स्रोत हैं, S1 और S2। ऐसे दो कला संबंध प्रकाश स्रोत मान लिए, ऐसे एक S1 एक S2। ठीक है, जिससे उत्सर्जित तरंगे, दोनों से तरंगे उत्सर्जित होंगी और पर्दे पर बिंदु P ले लिया, उस पर मिलेंगी। ये बात कल की क्लास से आपको समझ में आ जाएगी, तो चित्र बनाऊंगा, बाद में देख लेना। तरंगे बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही हैं, कोई बिंदु P अध्यारोपित हो रही है, जिसके कारण पथांतर यानी दोनों के पथ में अंतर, एक ज़्यादा चलेगी एक कम चलेगी, डेल्टा एक्स प्राप्त हो रहा है। पथांतर कितना? डेल्टा एक्स प्राप्त हो रहा है। और कला संबंध प्रकाश स्रोत होने के कारण कोणीय आवर्ती दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों की समान होगी। जब कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे तो कोणीय आवर्ती समान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा वो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध प्रकाश स्रोत नहीं होंगे। और आप जानते हो, मैंने मान लिया, हाँ, माना दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाशों की इक्वेशन A1 sin ओमेगा t की x1 एक चलेगी, कितनी? x1 डिस्टेंस, दूसरी चलेगी x2 डिस्टेंस। तरंग विस्थापन है, एक का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2। ठीक है, दोनों की कोणीय आवर्ती समान रख ली, क्योंकि कला संबंध प्रकाश स्रोत हैं। दोनों t टाइम तक चलकर बिंदु P पर अध्यारोपित होंगी। ठीक है, और k क्या है? तरंग नियतांक है, जिसकी अपन आज चर्चा कर लेंगे कि k का मान कितना आएगा। दोनों की कोणीय आवर्ती समान होने के कारण आप जानते हो ओमेगा बराबर होता है 2πf, है ना। 2π कांस्टेंट, तो f भी क्या हो जाएगी? फिर कांस्टेंट हो जाएगी। दोनों तरंगों की आवर्ती भी क्या होगी? इसलिए आवर्ती भी समान होगी। ये होती है आवर्ती और ओमेगा कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। माध्यम समान होने के कारण वेग समान होगा। माध्यम समान है तो वेग भी क्या रहेगा? समान रहेगा, है ना। और तरंगदैर्ध्य भी समान होगा। फिर कलांतर, कल आपने चर्चा की। कलांतर, ये तरंग फर्स्ट का कलांतर, ये सेकंड का, सॉरी फेज, कला कहलाता है। ये फर्स्ट प्रथम प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग का कला, और ये द्वितीय प्रकाश स्रोत S2 से उत्सर्जित तरंग का कला। तो कलांतर फाई कितना आ जाएगा? जो ज्यादा है उसमें से कम घटा दो। मैंने मान लिया यहाँ पे x2 क्या है? ज्यादा है, x1 कम है, तो ये घटा दिया तो क्या आ गया? ओमेगा t प्लस kx2 माइनस, ये घटाया तो आपको ये देखो फाई बराबर आ गया kx2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी पथांतर कितना माना हुआ है? डेल्टा x। तो डेल्टा x रख दिया, और k का मान कितना होता है? 2π बटा लेमडा। 11th में आपने देखा था 2π बटा लेमडा। तो यहाँ से आपको फाई बराबर आ गया, k की जगह वैल्यू रख दी, कितनी? 2π बटा लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। जब पथांतर निकालना हो तो कलांतर के पदों में, तो ये पलट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी लेमडा बट्टा 2π इंटू फाइव। यहाँ पे दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य लेमडा ही मानी है। ठीक है, यानी S1 S2 दोनों से तरंग उत्सर्जित हो रही है, उनका तरंग दैर्ध्य लेमडा, यानी अतः दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य लेमडा भी समान होगा। क्यों? क्योंकि k भी दोनों का समान रखा है ना, और 2π कांस्टेंट है। तो उतारो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डायग्राम बनाते हैं इससे संबंधित। उतारो फटाफट। हाँ, अब डायग्राम बनाते थ्योरी से संबंधित। पहले तो अपन दो प्रकाश स्रोत बनाएंगे, जो S1 S2। वो एक कार्डबोर्ड ले लो आप, उस पर बहुत ही बारीक छिद्र किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक छिद्र कर दिया और एक और छिद्र कर सकते हो। ये कल अपन YDSC पढ़ेंगे, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी ये डायग्राम काम में आएगा। और जब इधर एक प्रकाश स्रोत से ही बनाओ तो ये दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे। यानी यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत S है, उससे ऐसे गोली तरंग अगर आपतित होंगी, है ना। तो इससे क्या निकलेंगी? फिर इससे प्रकाश निकलेगा, इधर इससे प्रकाश निकलेगा। तो ये हो गया प्रकाश स्रोत S1, और ये बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। चलो, समतल तरंगाग्र भी आपतित करा सकते हो आप, सूर्य का प्रकाश भी रख सकते हो।
ये बड़ा दिखा रहा हूँ, वास्तव में इतना बड़ा होता नहीं है और बहुत ही पास पास होते हैं, मैं थोड़ा दूर दिखा रखा है, यानी ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। यहाँ पे समतल तरंग अगर आपतित हो रही, चलो समतल ले लो चाहे गोलीय ले लो, सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है इधर से, ठीक है। तो ये प्रकाश स्रोत S1 हो गया और ये S2 हो गया। यहाँ कहीं पर्दा है, तो पर्दे के बिंदु सेंटर पे तो लेंगे नहीं, तो पथांतर नहीं आएगा। तो ऊपर कोई बिंदु P मान लिया यहाँ पे, जिस पर अपन अध्यारोपित करा रहे हैं दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश तरंगें, तो उसके लिए वो इतना ट्रेवल करेगी, ठीक है, और यहाँ से उत्सर्जित होगी वो इतना ट्रेवल करेगी। यानी ये इसकी इक्वेशन मान ली मैंने, y1 वो है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ तक तो एस एक्स है, तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट x1 डिस्टेंस तय करेगी तो यहाँ पे x1 लिख सकते हैं, तरंग इक्वेशन, तरंग में विस्थापन है ना। यहाँ पे पहुँचते ही वो t टाइम बाद, ये मानो यहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 बन जाएगी, क्योंकि t टाइम बाद बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही है, ठीक है। यहाँ y2 इक्वेशन, इसका एम्पलीट्यूड आयाम a2 साइन ओमेगा टी, ये भी t टाइम बाद बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x2, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2। तो पथांतर निकालोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आ गया डेल्टा x, जो कितना आएगा x2 माइनस x1, ठीक है। इसकी डिस्टेंस d लेते हैं, इसकी स्मॉल d लेते हैं, वो आगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें काम में लेंगे। तो एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल d से, लेकिन यहाँ पर अभी काम में नहीं आएगी, आज की क्लास में काम में नहीं करेंगे, मतलब ये है, ठीक है। तो बिंदु माना t समय पश्चात दोनों तरंगें बिंदु पर्दे पर बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही है, P पर हो रही है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग बोलना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, मतलब अध्यारोपित होंगे तो इस पार्टिकल्स, जैसे ये प्रकाश तरंग नहीं होती ना, तो अध्यारोपित होती तो इस पार्टिकल्स को SHM कराती, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराती, तो वो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते, फिर उसको समझ रहे हो ना। यानी y नेट यहाँ क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से y नेट ऐसे लिख दो। वैसे बोलना क्या चाहिए, अध्यारोपण के सिद्धांत से यदि प्रकाश तरंग नहीं होती, कोई और तरंग होती, तो यहाँ पर कहते बिंदु P यानी माध्यम के कण का विस्थापन इक्वेशन, SHM, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM इक्वेशन लिखते, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ SHM इक्वेशन, सिद्धांत से परिणामी तरंग। अध्यारोपण के सिद्धांत से इतना ही रखो, क्या हो जाएगा
y1 प्लस y2। y1 इक्वेशन क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। नहीं दिख रहा तो यहाँ है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है, ये इक्वेशन है ना, ये वाई नेट, ये है इस पार्टिकल की वैसे देखे तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम इक्वेशन, है ना, यदि वो प्रकाशीय तरंग नहीं है तो। अब दोनों का ऐड कर रहे हो तो आप दो तरंग इक्वेशन हो गई, इनमें से आपको पूछ लिया जाए कि इस पार्टिकल की यहाँ पे मान लो जो तरंग बन रही है तो उसका परिणामी आयाम क्या होगा और परिणामी तीव्रता क्या होगी, उसके लिए क्या किया जाए, दोनों को जोड़ो, है ना। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा तो कितना ब्राइट बनेगा और डार्क बनेगा तो एकदम डार्क बनेगा या नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, पथांतर पे। यहाँ पे एक भाई ये बिंदु P पर जो तरंगे पहुंच रही है और तो सब कुछ आपने समान मान लिया, डेल्टा एक्स तो डिपेंड करेगा, है ना। ये बिंदु P थोड़ा ऊपर नीचे होता तो वेरी कौन करता, डेल्टा एक्स, है ना। उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट बनने की संभावना होगी, किसकी वजह से, डेल्टा एक्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी बुक में मान रखा है, एक को a साइन थीटा मान लो, एक को a कोस थीटा मान लो, वो करके फिर जोड़ दो इनका परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता वगैरह निकालने के लिए। लेकिन अपन यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का को यूज में लेंगे, यानी समांतर चतुर्भुज नियम से इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के आयाम को। ठीक है, a1 और a2 के आयाम को किससे, समांतर चतुर्भुज नियम से। सदिशों में पढ़ा 11th में, तो समांतर चतुर्भुज नियम से किधर लिखो, ये लिख दो, नीचे दिख जाएगा अभी तो समांतर चतुर्भुज नियम से। भाई आगे कौन है, x2 आगे, फेस देख लो इसका, पथांतर देखोगे ना तो ये तो ये ओमेगा, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो ज्यादा कौन है, x2 ज्यादा है ना, तो आगे कौन है, ये वाली इक्वेशन आगे है, ये x2 माइनस x1 आगे है ना। तो आप इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड आयाम दिखाओगे यहाँ पे, किसका, फर्स्ट वाली का, कितना, a1, डायग्राम इधर बनाता हूँ। ठीक, समांतर चतुर्भुज नियम से यहाँ डायग्राम बना, दिख रहा है क्या, नीचे देखता हूँ मैं। ठीक है, ये a1 इस तरह का आयाम, अपन आयाम को ऐड करेंगे तो समांतर चतुर्भुज नियम से क्या निकालेंगे, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम। ठीक है, अब a2 कितना आगे है, कितने एंगल पे आगे है, वो है 5 है, अपने शुरू में निकाला था कि कितना आगे है, देखो कालांतर 5 बराबर, दोबारा देख लो, ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1, यहाँ से घटाया तो 5 आया था ना, कितना, के x2 माइनस x1, है ना। तो ये 5 आगे कौन है, 5 मान लिया आपने, तो वो कौन है, a2, यानी इक्वेशन सेकंड का आयाम a2 कितने एंगल पे आगे है, 5 पे आगे। ठीक बात, ये आगे है ही ना, ये कलांतरित तो है, कला में अंतर, दोनों के आयाम में, मतलब a1 का आयाम क्षितिज के साथ मान लो 0 पे है, तो a2 का आयाम कितना हो गया, उससे 5 आगे हो गया, या कह दे
कि A2 आयाम फाई एंगल पर आगे है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो फाई एंगल बना दिया। अब रिजल्टेंट आयाम इनके बीच में कहीं होगा, ये क्या होगा, AR, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का जो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकिरण होगा वो रिजल्टेड आयाम को बताएगा। यानी यहाँ पे जो परिणामी तरंग बनेगी इस बिंदु P पर, तो परिणामी तरंग जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो ये बताएगा, ठीक है। इतना उतारो। हाई डायग्राम इधर बना लिया, तरंग फर्स्ट का आयाम, तरंग सेकंड का आयाम, ठीक है। बीच में कालांतर के बीच में कितना है, फाई का, ठीक है। तो यहां से परिणामी आयाम निकालोगे तो AR, आप फॉर्मूला जानते हो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस, दोनों के बीच में एंगल है फाई, जानते हो नहीं, AR स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। यानी यहाँ पे आयाम किस पर निर्भर कर रहा है, दोनों के बीच में कालांतर पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और कालांतर किसकी वजह से प्राप्त होगा, पथांतर की वजह से प्राप्त होगा। ये परिणामी आयाम निकालना हो तो ये एंगल दे दे बीच में और इनका आयाम दे दे, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते। अब रिजल्टेंट आयाम कितने एंगल पे, मान लिया ये यहां से A1 से थीटा एंगल पे माना, परिणामी आयाम A1 से थीटा कोण पर है या थीटा कोण आगे है। तो अपन इक्वेशन थीटा निकालेंगे तो एक फॉर्मूला जानते हो आप, टेन थीटा बराबर, यानी दिशा निकालने के लिए B साइन थीटा बट्टा A प्लस B कोस थीटा, याद है क्या। तो क्या हो जाएगा, ये A है और ये B साइन थीटा बट्टा A प्लस B कोस थीटा, याद इस फॉर्म में होगा आपको, ये A है ये B है, क्या होता है, एक बार ये लिख लो, B साइन थीटा बट्टा A प्लस B कोस थीटा। इस फॉर्म में आपको 11th में याद करवाया था, तो बोला भी था इंपॉर्टेंट है, 12th में भी काम आएगा। तो B कितना, A2 साइन थीटा बट्टा A1, A कितना, A1 प्लस B कितना है, A2 कोस थीटा, यहाँ साइड में लिख दो। A1 बराबर माना आपने उल्टा लिखा हो गया A बराबर माना आपने A1 और B बराबर माना आपने A2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा, यानी पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट कितना थे एंगल पे आगे। यानी कहने की बात है A1 और परिणामी आयाम में कालांतर कितना है, थीटा का है। अब इन दोनों की सहायता से अपन इक्वेशन बनाएंगे, किसकी, रिजल्टेंट की। तो इसको AR बोला तो उसको इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आता है YR बोल देंगे, YR ही बोला था। अतः परिणामी तरंग की समीकरण क्या हो जाएगी, YR बराबर, देखो पहले इक्वेशन में लिखा जाता है आयाम, तो यहाँ पे आयाम आपने निकाल लिया AR, यानी यहाँ से जो आयाम आएगा वो यहाँ पे रख दोगे, ये AR स्क्वायर तो अंडर डाल दोगे ना इधर, तो AR साइन ओमेगा टी
ओमेगा टी। आगे है कौन, आगे है परिणामी आयाम, इक्वेशन फर्स्ट के आयाम से थीटा एंगल आगे है, तो परिणामी A1 का तो कलर लिखेंगे पहले ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस थीटा, ये लिख देंगे भाई। यहां तक तो कौन है A1, उससे थीटा आगे है तो थीटा, ये पूरा कला किसका, किस किस के बीच में, आयाम फर्स्ट या फर्स्ट इक्वेशन प्रथम प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित तरंग है उसकी समीकरण और परिणामी तरंग की समीकरण की हो गई। देखो ये थीटा कैसे लिखा है, इस बात को आप इससे समझो कि A1 और A2 यानी प्रथम प्रकाश स्रोत और द्वितीय प्रकाश स्रोत के बीच में कलांतर फाई का है। यानी इसका मतलब ये हुआ प्रथम तरंग से दूसरी तरंग कितने एंगल आगे है, फाई एंगल आगे है। तो उसके लिए आप फाई मान कैसे निकाला था, के x2 माइनस x1 ये माना था। क्या आप इसको सही समझने के लिए आप पहले वाली इक्वेशन फर्स्ट प्रकाश स्रोत से जो इसकी इक्वेशन में आप प्लस फाई कर दो तो दूसरी आती है कि नहीं आती, दूसरी तो आएगी। देखो y1 बराबर क्या है, ये लिखना नहीं है, ये बात समझाने के लिए A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। तो इससे अपन को दूसरी इक्वेशन लिखनी है ना, y2 की लिखनी है, तो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड A2 है तो प्लस फाई करेंगे, ये इसमें क्या वैसे उसमें करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगी A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, फाई का मान रख दो, क्या होता है के x2 माइनस x1, तो के x2 माइनस के x1, तो x ये कैंसिल हो गया, तो ये वापस इक्वेशन आ गई ना वही जो आपने द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरंग इक्वेशन मान रखी है, ओमेगा टी प्लस के x2, ये आ गई ना फाई रखते। तो ऐसे ही इनके बीच में कलांतर की वापस कलांतर बोलो कितना कोण आगे है, थीटा आ गया तो थीटा रख दिया। ये परिणामी तरंग की समीकरण आ गई, परिणामी तरंग की इक्वेशन पूछे तो यहाँ तक करना है, ठीक है। ये नहीं लिखना आपको, ये समझाने के लिए था, ठीक है। उतारो इसको यहाँ तक, आगे और बढ़ाते हैं इसको बाद में। अच्छा ये और देख लो इसको काम में कैसे लेना है, यानी थीटा इक्वेशन पूछे तो यहाँ से थीटा निकाल के यहाँ रख सकते हो इस फॉर्मूले से, और परिणाम निकाल के परिणामी आयाम निकाल के इस फॉर्मूले से रख सकते हो। यानी यहाँ पे AR बराबर क्या हो जाएगा फिर, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, यहाँ √ में आ जाएगा, एक स्टेप और लिख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। अब तीव्रता की और बात कर लेते हैं। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, यानी बिंदु P ब्राइट होगा या डार्क होगा, ब्राइट होगा तो कितना ब्राइट होगा उसकी बात करते हैं। देखो इंटेंसिटी बराबर होता है 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर रो v, याद कर लेना, 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर रो v। यहाँ पे 2 पाई कॉन्स्टेंट है, यानी f भी नियत हो गया, यानी मान f समान है, क्यों, दोनों कोहेरेंट सोर्स है, यानी कला संबंध प्रकाश से होते हैं। ओमेगा सेम है तो ये भी सेम हो गया, f सेम हो गया, और रो समान है। क्यों समान है रो, क्योंकि मीडियम की डेंसिटी समान है ना, दोनों एक ही मीडियम में तरंग संचरित हो रही है दोनों प्रकाश स्रोतों से, तो v भी क्या हो गया फिर समान हो गया। तो ये सेम सारी ये चीज सेम होने की वजह से, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज है, क्योंकि एक का इक्वेशन का एम्पलीट्यूड माना था A1, यानी एक थी तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, और दूसरी थी A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2।
एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, तो फिर ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, v भी समान हो गया मीडियम सेम होने की वजह से, यानी लेमडा सेम होने की वजह से। तो फिर I किसके बराबर आ गया, I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, है ना, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है। और इसको इस कोफिशिएंट, इसकी जगह कोफिशिएंट आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, वो मान लिया के, ये के दूसरा है, तरंग वाला के नहीं है, या कोई और कांस्टेंट ले लो, सी ले लो, के ले लिया, चलो। तो ये हो गई इंटेंसिटी, परिणामी तरंग यदि है उसकी इंटेंसिटी निकालो तो वहाँ उसकी जगह उसका एम्पलीट्यूड ए आर लिख दो। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी होगी तो मान लो इसकी I1 मान ली, तो I1 बराबर क्या हो जाएगी, के A1 स्क्वायर, I2 क्या आ जाएगी, के I2 स्क्वायर, और रिजल्टेंट तरंग की वो हो जाएगी इंटेंसिटी IR मान लिया, वो हो जाएगी के ए आर स्क्वायर। ये तो आएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे, आयाम पे डिपेंड करती है। तो इससे फिर आप परिणामी तरंग का फॉर्मूला निकालोगे, वो क्या होगा आप जानते हो, अभी अभी निकाला है, क्या, ए आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। इस A1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, I1 के ए स्क्वायर, और A2 की जगह क्या लिख सकता हूं, क्या लिख, A2 स्क्वायर। हाँ अच्छा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, सॉरी, यानी यहाँ से A2 निकालोगे, A2 स्क्वायर लगाओगे, निकालोगे तो हो जाएगा I2 बट्टा के, और यहाँ से A1 निकालोगे, A1 निकालोगे तो हो जाएगा I1 बट्टा के। ऐसे यहाँ पर आप स्क्वायर ए आर का स्क्वायर निकालोगे, यानी परिणामी आयाम निकालोगे, वो हो जाएगा आई आर बट्टा के। समझ में आ रही ना बात, ये बट्टे में चला जाएगा सब। तो यहाँ तो परिणामी तीव्रता, तीव्रता यानी आई आर क्या हो जाएगा, इसकी जगह टर्म में लिखो, इसमें बट्टे में चला जाएगा, यानी आई आर बट्टा के, आई आर बट्टा के, है ना, बराबर। ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे, I1 मानी है उसकी, तो I1 बट्टा के प्लस I2 बट्टा के, स्क्वायर की जगह ये आ रही है तो A1 की जगह अंडर रूट आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात, देखो A1 बराबर क्या आया था, I1 बट्टा के स्क्वायर, तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट I1 बट्टा के। ऐसे ही A2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट I2 बट्टा के, यहाँ पर रख दो, प्लस 2 अंडर रूट I1 बट्टा के इंटू अंडर रूट I2 बट्टा के इंटू कोस फाइव। पूरे पे अंडर रूट है, अंडर रूट के हो गया, ये के कॉमन लेके के कैंसिल आउट हो गया। तो इधर बचा आई आर, रिजल्टेंट तरंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I1 इंटू I2, अलग अलग अंडर रूट में लिख लो चाहे एक साथ लिख लो, कोस फाइव। ये परिणामी तरंग की तीव्रता निकाल ली। तीव्रता पूछे तो यहाँ तक करना है, आयाम पूछे तो वहाँ तक, ठीक है। परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई, उतारो इसको।
अब देखो मान लो बिंदु P ब्राइट है, ऐसा मान लिया कि बिंदु P ब्राइट प्राप्त हो रहा है, तो उस तरंग का एम्पलीट्यूड क्या होगा और तीव्रता क्या होगी, आयाम और तीव्रता। देखो ब्राइट कब होता है, जब समपोषी व्यतिकरण होता है, तो ये समपोषी व्यतिकरण की भी कंडीशन है तो बिंदु P पर समपोषी व्यतिकरण होता है। समपोषी व्यतिकरण की भी ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो उसके लिए हाँ क्या करोगे, परिणामी आयाम निकालना है ना, तो ए आर भी क्या होगा, ए आर और आई आर रिजल्टेड तीव्रता दोनों क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगी, यानी अधिकतम प्राप्त होंगी जब समपोषी व्यतिकरण होगा। और ब्राइट फ्रिंज चाहिए तब भी अधिकतम प्राप्त होंगी। तो अधिकतम कब होगी, जब देखो ए आर का फॉर्मूला आप जानते हो, एक नंबर बात, ए आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, यानी ये रिजल्टेड परिणामी आयाम केवल और केवल कलांतर पर निर्भर करता है, फाइव पर निर्भर करता है। तो क्यों ना कोस का मान, कोस फाइव का मान अधिकतम हो जाए, उस वजह से परिणामी आयाम अधिक हो जाएगा और तीव्रता भी अधिक हो जाएगी। क्यों, तीव्रता का भी तो यही है फॉर्मूला, तीव्रता का आई आर बराबर क्या है अभी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कोस फाइव, यानी ये भी केवल किस पे डिपेंड करती है, कलांतर पे डिपेंड करती है। तो कोस फाइव मैक्सिमम हो जाएगा, तो क्या होगा, ये परिणामी आयाम अधिक होगा और परिणामी तीव्रता अधिक होगी, यानी समपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। तो फाइव अधिक कब होगा, जब कोस फाइव बराबर 0 डिग्री हो, तब इसका मान 1 आता है ना। और कितना होना चाहिए, 2 पाई हो तब भी इसका मान 1 आता है, अधिकतम आता है। और 4 पाई, ऐसे 6 पाई। तो कोई ऐसा लिखो, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख दो, यानी फाइव बराबर कालांतर बराबर क्या हो जाए, 2n पाई। ये क्यों लिखा 2n पाई, अभी समझ में आएगा। देखो n बराबर मैंने मान लिया 0 1 2 3 4, प्लस में सारे अनंत तक प्लस में। अच्छा 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 का मान 0 आ जाएगा। 1 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 पाई आएगा। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया, यानी 5 बराबर 2n पाई होगा। तो परिणामी आयाम अधिकतम और तीव्रता भी अधिकतम होगी, ठीक है। तो ये समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन होगी, और साथ में किसकी कंडीशन होगी, अधिकतम तीव्रता प्राप्त करने की। एक और बात है कि यहाँ फुल ब्राइट पूर्ण समपोषी व्यतिकरण तभी होगा जब आयाम भी दोनों समान हो जाए। यानी यदि आयाम भी समान हो तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इसमें लिख लो, यदि A1 बराबर A2 बराबर A हो, ये होगा तो I1 बराबर I2 बराबर भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो रिजल्टेड AR कितना आ जाएगा, AR का स्क्वायर A1 स्क्वायर, A1 की जगह A लिख सकता हूँ A स्क्वायर, A2 की जगह A लिख सकता हूँ प्लस 2A इंटू A स्क्वायर कोस फाइव का मान मैक्सिमम कितना होता है 1, यानी समपोषी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं। तो कोस फाइव की जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो AR स्क्वायर बराबर आ गया 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर, इसके बराबर AR स्क्वायर, और AR बराबर कितना आ जाएगा 2A का मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा A प्लस A 2A। अधिकतम तो तभी होगा ना जब उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, यानी A1 प्लस A2, ये भी A हो जाए और ये भी हो जाए तो बराबर 2A आएगा ना। तो अधिकतम आयाम इस स्थिति में होगा। और अधिकतम तीव्रता, ये वाला केस और देखो,
इसमें आई आर बराबर क्या है, I1, I1 की जगह आई, I2 की जगह आई, 2 अंडर I1 इंटू I2 यानी आई स्क्वायर कोस फाइव। फाइव का मान कितना मैक्सिमम 1 होना चाहिए समपोषी व्यक्तिकरण के लिए या अधिकतम तीव्रता प्राप्त करने के लिए। तो क्या आ जाएगा 2I प्लस 2I, 2I प्लस 2I कोस फाइव। हाँ, कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, यानी आई बाहर आ गया तो 4I, आई आर बराबर कितना आ गया 4I, यानी फुल ब्राइट चाहिए के प्राप्त करने के लिए तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी यदि दोनों बराबर मान लें आई तो यहाँ पे जो तरंग बनेगी उसकी 4I हो जाएगी और आयाम 2 गुना होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। क्या अब कभी आपको दे दे कि 2 तरंग हैं, एक की तीव्रता ये है दूसरी की तीव्रता ये, दोनों तीव्रता मान लो बराबर दे दी और तो परिणामी तरंग की तीव्रता सीधी में जोड़ देना 4 गुना होती है, आयाम 2 गुना हो जाता है, बस ये ध्यान में रखना। और विनाशी व्यतिकरण की ओर बात कर लेते हैं, उतारो फटाफट। अब के सेकंड में हमने मान लिया बिंदु P क्या है, डार्क है, यानी यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता मिनिमम, आयाम भी मिनिमम परिणामी तरंग का। तो यहाँ देखो ए आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। फाइव का मान डिपेंड करता है किस पर, सिर्फ कलांतर पे। फाइव का मान मिनिमम होगा तब परिणामी तरंग का आयाम भी क्या होगा, कम से कम होगा। तो ये फाइव कम से कम कितना होता है, -1 कब होगा, यानी फाइव बराबर पाई मिल जाए, 180 डिग्री का -1 होता है 3π, 5π, 7π, ये कोण होंगे। तब AR व IR दोनों क्या होंगे, मिनिमम होंगे, दोनों मिनिमम प्राप्त होंगे, ये जब सारी कंडीशन होगी तो ठीक है। तो इसका व्यापक फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा 2n - 1 × पाई। देखो कैसे, यहाँ पर n इस बार n बराबर 0 से शुरू मत करो, 1 से शुरू कर लो। 0 से करो तो यहाँ प्लस कर दो 2n + 1, n बराबर 0 से करो तो यहाँ पर 2n + 1 कर दो और 1 से करो तो 2n - 1, 2 3 4। देखो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी पाई आ गया। पहला यहाँ पे मतलब पहला डार्क कब प्राप्त होगा, जब कालांतर कितना कर दो आप, पाई का कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 - 1 यानी पाई आ गया। फिर 2 रखोगे तो 5 - 1 सॉरी 2 रखो 6 - 1 यानी 5π ऐसे 7π, कलांतर समझ में आ गया, ठीक है। ये कलांतर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा मिनिमम होगा तो यहाँ पे कितना आएगा -1, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर AR² बराबर क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये मान -1 हो गया। तो माइनस, तो ये फॉर्मूला हो गया AR² बराबर A1, यहाँ माइनस आ जाएगा ना फिर, तो A² + B² - 2AB, तो ये A1 - A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और वो बताया नहीं, वहाँ पे +1 रखोगे तो वो A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी A1 + A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कब, मैक्सिमम के लिए।
तो यहाँ पे ए आर बराबर आपके पास आ गया A1 माइनस A2, यानी मिनिमम आयाम तभी प्राप्त होगा जब ज़्यादा में से कम घटा दोगे। और ये फुल विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जब ए बराबर होगा, यानी ए में से ए घटाओगे तो अंधेरा मिलेगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, ऐसे इंटेंसिटी निकालोगे तो इंटेंसिटी आई आर बराबर क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 इंटू कोस फाइव, ये है ना। यानी ये मान कितना हो जाए? -1 हो जाए। तो यहाँ पे -1 के लिए क्या होगा? कलांतर ये होगा ना, ये सब कलांतर 2n-1 पाई, यानी यहाँ पे पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई होगा, तब विनाशी व्यतिकरण भी होगा, डायरेक्ट फ्रिंज भी मिलेगी। तो यहाँ -1 मिनिमम मान कितना होता है? -1। तो आई आर बराबर कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2, यहाँ पे -2 रूट I1 रूट I2। ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है? इसको अंडरूट I1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अंडरूट I2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर -2 रूट I1 I2, यानी ये हो सकता है कोष्टक अंडरूट I1 माइनस अंडरूट I2 का होल स्क्वायर। किसके बराबर? परिणामी तीव्रता के बराबर। कब? जब विनाशी व्यतिकरण होता। ये I1 और I2 बराबर हो तो क्या होगा? अंडरूट I माइनस अंडरूट I 0 हो जाएगा ना, तो फुल डार्क मिलेगा फिर। ठीक है, उतार लो ये भी। एक और देख लो इसके साथ साथ, पथांतर की बात करना भूल गया, उसकी और चर्चा कर लेते हैं। उतारो। हाँ, ये बात तो आपने देख ली, दोबारा देख लेना। यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए AR IR मैक्सिमम होना चाहिए, यानी तीव्रता और आयाम मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए मैक्सिमम कब होगा? जब cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल कोण 0 डिग्री हो, और इस फॉर्मूले से 2n पाई 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, यानी cos फाई का मान मैक्सिमम आना चाहिए, यानी n की जगह क्या रखते तो एंगल आता जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया आपने। तीव्रता की ओर चर्चा कर लो। तीव्रता क्या हो जाएगी फिर? आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरूट I1 I2 कोस फाइव, इसका मान मैक्सिमम 1, यानी अंडरूट I1 प्लस अंडरूट I2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आई आर। यदि I1 बराबर है I2 के बराबर है I, तो क्या हो जाएगा? आई आर बराबर आ गया आपके पास है अंडरूट I प्लस अंडरूट I, यानी का होल स्क्वायर, तो 2 रूट I का होल स्क्वायर, यानी 4i। वैसे करके निकाल के देखा था। बात इतनी आपने कर ली, दोबारा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर बात करते हैं पथांतर की। पथांतर देख लो। पथांतर डेल्टा एक्स बराबर क्या आया था? सॉरी, कालांतर बराबर क्या आया था? ये बताओ। के डेल्टा एक्स, के का मान कितना? 2 पाई बट्टा लेमडा, इसके बराबर डेल्टा एक्स बराबर नहीं, कालांतर फाई के बराबर। आपको तो डेल्टा एक्स चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? लेमडा बट्टा 2 पाई इंटू फाई। फाई का मान रख दो यहाँ पे, लेमडा बट्टा 2 पाई इंटू फाई कितना? 2n पाई, 2n पाई। तो 2 पाई कैंसिल, यानी n लेमडा। n लेमडा मतलब n क्या है? n बराबर आपने मान रखा 0 1 2 3, तो 4 आगे n तक। तो n की जगह 0 रखोगे तो पथांतर 0, यानी दोनों प्रकाश स्रोतों से तरंग चल रही है वो समान चले और एक साथ ही एक बिंदु पर अध्यारोपित हो जाए, तब वो बीच में सेंटर पे आपतित होंगे।
कल आप बात समझ में आ जाएगी। फिर एन की जगह रखो इधर लेमडा, 2 लेमडा 3 लेमडा, यानी पथांतर डेल्टा एक्स कितना आना चाहिए 0 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे 4 लेमडा एन लेमडा तक। ठीक है, उतार लो। हाँ ये अपन ने देख लिया, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख दिया ये फॉर्मूला। ये विनाशी व्यक्तिगण के लिए कैसे निकाला अभी थोड़ी देर पहले देखा, और ये विनाशी व्यक्तिगण का आयाम परिणामी तीव्रता के परिणामी तरंग के लिए। अब बात करनी पथांतर की। पथांतर डेल्टा एक्स बराबर अभी लेमडा बट्टा 2 पाई इंटू 5, यही किया था ना। हाँ ठीक है, लेमडा बट्टा 2 पाई, इसकी जगह कलांतर रख दो 2n माइनस 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, यानी पथांतर कितना होना चाहिए लेमडा बट्टा 2 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल क्यों बोला है, क्योंकि n बराबर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 n तक। पथांतर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, यानी n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट डार्क बन जाएगा, 1 रखते क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2, यानी डेल्टा एक्स लेमडा बाई 2, 2 रखोगे तो 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ऐसे 6 लेमडा 7 लेमडा बाई 2, यानी 1 3 4 इसका मल्टीपल लेमडा बाई 2 याद रखने का तरीका ये। तो आज के लिए बहुत काफ़ी हो गया ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, खुश रहो, जय माँ सरस्वती। ओके।